आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई और आज से शुरू विधानमंडल का सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों के अजब गजब रंग भी देखने को मिले। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन ही परिसर का नजारा बदला बदला नजर आया। विपक्षी नेताओं के तेवर ने ये भी एहसास करा दिया कि छोटे सत्र में विपक्ष बड़ा हंगामा करने की तैयारी कर चुका है। आमतौर पर नारों की तख्ती और विरोध प्रदर्शन से अलग हेलमेट लगाकर झाल बजाते सदन में पहुंचे आरजेडी विधायक सतीश दास ने मीडिया अटेंशन लिया और जता दिया कि बजट सत्र में 23 मार्च को सदन में विधायकों के साथ मारपीट की घटना को विपक्ष आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पिटाई हुई थी। हाँ, हमको पिटाई हुई थी। हाँ, और इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लेकर के आए हैं। हाँ, कि हम सरकार पे हमको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर सरकार वाकई में माननीय के प्रति गंभीर होती तो जितने भी दोषी थे, फुटेज आप लोग के भी पास था, आप लोग पर भी पीटा गया, आप लोग को भी पीटा गया था, तो इन तमाम फुटेज पे जो दोषी लोग थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जिनके बुलावे पे वो तमाम पुलिसकर्मी आए थे, पहले सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाता, उसके बाद छोटे छोटे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती। पिछले सत्र में हुई मारपीट मामले में अब तक हुई कार्रवाई से विपक्षी खेमा संतुष्ट नहीं है और सदन में हुई घटना का विरोध जताने के लिए विपक्षी विधायक काला मास्क लगाकर विरोध जताने सदन में पहुंचे। काले मास्क में सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अधिकारियों पर भी भड़ास निकाली। हमको आसन पे पूरा भरोसा है कि जो दाग लगा है तो उस दिन का वो धोने का मौका जरूर मिला। पहन के आए हैं, काला मास्क पहन के आए हैं, काले दिन का याद दे। भाई, विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र के मंदिर में तो कौन पूछने वाला है? ये अधिकारी लोग, हम लोग तो लाखों लोग चुन के भेजते हैं और ये अधिकारी लोग लात घूसा से मार के विधानसभा में वो करेंगे क्या? भले ही सदन का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्षी विधायक बजट सत्र की घटना से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सदन के बाहर तमाम विपक्षी दलों ने पिछले सत्र में मारपीट और महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में एक इतिहास बना कि जनप्रतिनिधियों पर बेरहमी से, अपमानजनक ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया और पिछला जो बिल था उस बिल को पुलिस के बंदूक के नोक पर यहाँ पास कराया गया। इस तरह के गैर प्रजातांत्रिक अप्रोच जो सरकार की रही है उसके विरुद्ध यह प्रदर्शन है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से अलग सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं, कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पहले दिन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के पहले दिन एलजेपी विधायक राजकुमार सिंह के जेडीयू में विलय के साथ ही सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का पहला अनुपूरक बजट रखा गया। इसके साथ ही 2 अन्य राजकीय विधेयक भी पेश किए गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है और सत्र के पहले दिन इसकी झलक भी देखने को मिली। और इस बार बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें ही होंगी। कोरोना की वजह से जो सत्र की अवधि है उसे छोटा कर रखा गया है, जिसमें कि जरूरी काम निपटाए जाएंगे। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में इस बार ये थोड़ा अधिक है। 2020 में मानसून सत्र सिर्फ एक ही उसमें बैठक हुई थी। 26 जुलाई को सत्र के पहले दिन अध्यादेशों की प्रतियां सदन पटल पर रखी गई थीं और इसके साथ 2020-21 का प्रथम अनुपूरक का लेखा जोखा पेश किया गया। सोमवार को 2 अन्य राजकीय विधेयक भी पेश किए गए। 27 और 28 जुलाई को राजकीय विधेयक के लिए लिए जाएंगे और 29 को प्रथम अनुपूरक पर वाद विवाद होगा। 30 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे और एलजेपी विधायक राजकुमार सिंह के जेडीयू में विलय की भी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को सदन में हुई घटना को लेकर विपक्ष
लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि उस दिन महागठबंधन के विधायकों ने सदन की मर्यादा को तार तार किया था। विपक्ष के विधायकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, बजट सत्र, विगत बजट सत्र के दौरान जो घटना हुई उसमें उसका दो पक्ष है। एक सदन के बाहर जो एक आरोप था कि पुलिस के जवान ने दुर्व्यवहार किया, तो उस पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में सरकार ने कार्रवाई की। और सदन के अंदर जो असंसदीय कार्य हुए, अमर्यादित कार्य कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया, वो तो उसके लिए आचार समिति उसको देख रही है। आचार समिति के प्रतिवेदन का इंतजार करिए। और जो सारे मामले हैं उसकी छानबीन हो रही है और आचार समिति को यह मामला पूरी तरह से छानबीन करने के लिए दिया गया है। और जब पूरी बात छन के आ जाएगी तो हम समझते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय उस पर कार्रवाई करेंगे। तो 23 मार्च को क्या हुआ था, इस खबर को जरा समझने की कोशिश कीजिए। बिहार विधानसभा में पुलिस बिल पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान आरजेडी के जो विधायक हैं वो उग्र हो गए। विधायकों को बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए। पुलिस जवानों से विधायक भिड़ गए, हाथापाई शुरू हो गई, खींचतान शुरू हो गई। पुलिस ने धक्के मारकर विधायकों को बाहर निकाला, जिसकी फुटेज भी सामने आई। स्पीकर को उनके ही कक्ष में बंधक बनाने की भी कोशिश की गई। ये तस्वीरें भी आम हो गई। पटना के डीएम और एसपी को विधानसभा बुलाया गया। हंगामे के बीच बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधायक बिहार में पेश हुआ और इसे पारित किया गया। अब मॉनसून सत्र में आरजेडी से मुद्दा बनाने की कोशिश में है। तो 121 दिन बाद घटना को लेकर कार्रवाई हुई, जिसमें 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। अब बीजेपी की मांग है कि मर्यादा तोड़ने पर विधायकों पर भी कार्रवाई हो, और हो सकता है कि जब इसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए तो कई लोग इसमें सामने आ सकते हैं, बेनकाब हो सकते हैं। पटना में आज एनडीए विधायकों की अहम बैठक हुई है, जिसमें मंत्री मुकेश सहनी नहीं पहुंचे, जबकि वे पटना में थे। इसके बाद में बैठक से दूर रहने के सवालों पर मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही, तो फिर ऐसी बैठक में जाने से क्या फायदा। मुकेश सहनी ने कहा कि इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। सरकार के साथ है, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। इस बात को लेकर है नाराजगी बैठक में नहीं है। हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया। सरकार के साथ है, सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले। इधर वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। सीएम योगी खुद हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसी दूसरे को मूर्ति लगाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी। देश में हाईकोर्ट ने यह कानून बनाया था कि किसी की भी मूर्ति उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होगी। खुद माननीय योगी जी ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि हमें बड़े विद्वान लोगों की मूर्तियों को स्थापित करने की आज्ञा दी जाए, और अभी तक मुख्यमंत्री जी को यह परमिशन नहीं मिला है, तो दूसरे किसी को कैसे यह आज्ञा मिल सकती। और इधर एनडीए में तवज्जो नहीं मिलने के मंत्री मुकेश सहनी के बयान पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने सफाई दी है। संजय सिंह ने कहा है कि सबको बराबर सम्मान मिल रहा है। अगर किसी बात को लेकर उनकी नाराजगी है तो आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। सरकार में उनको तवज्जो मिलता है, मेल बिठ के बात हम लोग कर लेंगे। हम लोग ऐसा तवज्जो नहीं मिलता है सरकार में, एकदम नहीं, एनडीए में तवज्जो मिलता है। उनका कोई कष्ट होगा उनको दूर कर लिया जाएगा। अब इस खबर को समझिए कि मुकेश सहनी का राजनीतिक इतिहास क्या है। तो केवल 7 साल पुराना उनका राजनीतिक इतिहास है। खुद को मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कहकर संबोधित करते हैं। 2013 में मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में कदम रखा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया था, और इसके बाद में सहनी बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान ही तेजस्वी से नाराज होकर एनडीए में फिर लौटे। फिलहाल मुकेश सहनी की पार्टी से विधानसभा में 4 विधायक हैं। सहनी खुद एमएलसी हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं।
मुकेश सहनी एनडीए में तवज्जो नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद एनडीए विधायकों की अहम बैठक में नहीं पहुंचे। तो आखिर जब बैठक में नहीं पहुंचिएगा तो आप अपनी बात नहीं रख पाइएगा, और जब बात आपकी नहीं होगी, रखी नहीं जाएगी, तो सुनेगा कौन। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान आंदोलन की कमान आज महिलाओं ने संभाली तो संसद तक राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च ने सुर्खियां बटोरी। ट्रैक्टर पर राहुल, क्या सधेगी सियासत? राहुल का किसान संदेश। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सड़क पर किसान, संसद में दंगल। अन्नदाता धरती पुत्र इस समय अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपनी जानें गंवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए, और पार्लियामेंट में मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कोई मरा है कि नहीं। करीब 8 महीने बाद किसान आंदोलन फिर चर्चा में है। हंगामेदार मानसून सत्र में संसद तक राहुल के ट्रैक्टर मार्च ने फिर से किसानों को सुर्खियों में ला दिया। ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल कांग्रेस के कुछ सांसदों और नेताओं के साथ संसद भवन पहुंचे तो सियासत गर्मा गई। धारा 144 के तहत ट्रैक्टर पर सवार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो राहुल ने तंज कसा कि सरकार तक किसानों का संदेश पहुंचाने का यही तरीका बचा था। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्ष संसद के अंदर और बाहर किसानों के मुद्दे उठा रहा है। हालांकि किसानों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 8 महीने हो गए, 1000 के करीब किसान कुर्बानी दे चुके। ये मोदी जी की अहंकारी सरकार पसीजती क्यों नहीं? जो सरकार लोगों से इतनी टूट गई है, किसानी आंदोलन चल रहा है, सारे दुनिया को पता है, इनको पता नहीं है किसी की मौत हुई है कि नहीं चाहते, डिस्ट्रप्शन चाहते हैं। कौन रिप्लाई करेगा, किस समय रिप्लाई करेगा? अगर ये जो है वो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब पर और सरकार पर नहीं छोड़ा जाएगा तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। अपने हक को लेकर पिछले साल दिसंबर से ही दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों का नया ठिकाना अब जंतर मंतर हो गया है। सीमित संख्या में जंतर मंतर पर किसानों को प्रदर्शन की इजाजत मिली है। कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों के मुद्दे का हल अभी तक नहीं निकला। लेकिन अगले साल यूपी और पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर किसानों का विरोध बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जहां ये मुद्दा विपक्ष के लिए केंद्र को घेरने का मौका है तो सरकार के स्तर पर भी इसे लेकर चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इस खबर को भी समझिए कि संसद में किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। सरकार किसानों के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है। कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कानून रद्द कराने की मांग पर किसान अड़े हैं और सरकार का दावा है कि हर मुद्दे पर बात को सरकार खुद को तैयार मानती है कि आप बात करने के लिए आए। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश में जुटी है। माना यह जा रहा है कि इस मिशन का फोकस चुनाव होगा। रविवार को किसानों का जत्था यूपी गेट पर पहुंचा। इधर दिल्ली में किसानों ने अपनी संसद लगाई। 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड करने का निर्णय लिया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में इन्होंने ट्रैक्टर परेड की थी और इस दौरान दिल्ली में हंगामा हुआ था जो पूरे देश ने देखा।
राकेश टिकैत से कई किसान नेता असहमत हैं। कई किसान संगठन इस आंदोलन से अलग भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अररिया की बात, जहां बाढ़ का पानी तो कम हुआ, लेकिन बकरा नदी से कटाव की वजह से बस्ती पंचायत के वार्ड संख्या 9 की स्थिति बदतर हो गई। यहां दर्जनों घर बकरा नदी में विलीन हो गए। हालात ये हैं कि अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया आशियाना ग्रामीण खुद तोड़ रहे हैं। लोग प्रशासन से बकरा नदी के रौद्र रूप से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में बाढ़ का पानी घुस गया। थानाध्यक्ष के चेंबर में पानी है, वायरलेस सेंटर वाले कमरे में पानी है। पानी की वजह से जरूरी दस्तावेज को ऊंची जगहों पर रखा गया है, लेकिन पानी के घुस जाने से विषैले जीवों के काटने का खतरा बना है। दरभंगा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए बक्से में रखा जा रहा है। थाना अध्यक्ष के कमरे में पानी भरा हुआ है, तो वायरलेस रूम से लेकर एक एक कमरा बाढ़ के पानी की चपेट में है। 1 इंच जगह नहीं है जहां पानी नहीं जमा हो। बेंच, डेस्क से लेकर चौकी तक पानी में है। कागजातों को बक्से में बंद करके उसी बेंच डेस्क के ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ तैनात जवानों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल जब मानसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मानसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर लेकर के चले आए हैं सुरक्षित। हर साल कुछ यही स्थिति होती है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खबर को समझिए कि बिहार में बारिश ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और राज्य में जो अनुमान है उससे कहीं अधिक 140% ज्यादा इस बार बारिश हुई। बिहार के 38 जिलों में से 36 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। 26 और 27 जुलाई से कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह भी किया। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब सूबे की कमान किस नेता को सौंपी जानी है और जो सत्ता संभालेगा वो सरकार और पार्टी को कैसे चलाएगा। येदियुरप्पा गॉन, अब सीएम कौन? बिना येदी आसान नहीं कर्नाटक। लिंगायत का भरोसा, जीतेगी बीजेपी। येदियुरप्पा के बाद क्या? कर्नाटक की राजनीति जिस तरह से बदली है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कौन संभालेगा कर्नाटक। सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक की राह इतनी आसान नहीं है। रविवार तक पशोपेश की स्थिति थी। ना और हां के बीच येदियुरप्पा की गद्दी फंसी थी, लेकिन सोमवार को अचानक चली गई। किसी और ने नहीं, खुद बीएस येदियुरप्पा ने ही अपने इस्तीफे की घोषणा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड आल्सो होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नड्डा जी हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज पीपल ऑफ कर्नाटका फॉर 2 years as chief minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. संयोग देखिए, सोमवार को ही येदियुरप्पा सरकार के 2 साल पूरे हुए और इसी दिन येदियुरप्पा से ताज छिन गया। अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर बीजेपी किसी दूसरे लिंगायत नेता पर दांव खेलेगी या फिर बीजेपी इस बार किसी गैर लिंगायत नेता को आगे लाएगी। फिलहाल अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिन नामों की चर्चा है उनमें पहला नाम है बसवराज बोम्मई का। बोम्मई जो लिंगायत समुदाय से आते हैं और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री होने के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री भी हैं। दूसरा नाम है विश्वेश्वरा हेगड़े कगेरी का। कगेरी कर्नाटक का ब्राह्मण चेहरा है और फिलहाल कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम है एमआर निरानी का, जो राज्य के खनन मंत्री हैं और लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और रविवार शाम दिल्ली में पार्टी हाईकमान से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इसके अलावा चौथा नाम है केंद्रीय कोयला खनन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का। मुख्यमंत्री चुनने से पहले
बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा की पसंद जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कोई राय नहीं दी। साथ ही अपने ऊपर किसी प्रेशर को भी बेबुनियाद बताया। मैंने खुद इस्तीफा दिया, मैंने किसी नाम को नहीं सुझाया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। येदियुरप्पा ने कई बार अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो बीजेपी की है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी के पास फिलहाल 118 विधायक ही हैं। ऐसे में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं। इसके अलावा कर्नाटक में सबसे असरदार लिंगायत मठों के प्रमुखों ने येदी को हटाने के फैसले को गलत बताया है। मठाधीशों ने चेतावनी दी है कि बीजेपी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2013 में भी बीजेपी ने उन्हें हटाया था। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा में बीजेपी महज 40 सीटों पर सिमट गई थी। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% के आसपास है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 100 सीटों पर लिंगायत समुदाय का असर है। राज्य की तकरीबन आधी आबादी पर लिंगायत समुदाय का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी के लिए येदियुरप्पा को नजरअंदाज करना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।